स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। किसमें कितना है दम के सीरीज का यह हमारा पार्ट 9 होगा। और आज के वीडियो में हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलता रहे। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर 1 से लेकर 8 वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मालवा के परमार शासकों के इतिहास के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए वाकपतिराज के गौरवों से, ऑप्शन बी है विल्हन के विक्रमांक देवचरित्रम से, ऑप्शन सी है पद्म गुप्त के नवशशांक चरित से, ऑप्शन डी है हेमचंद्र के दिव्याश्रय महाकाव्य से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म गुप्त के नवशशांक चरित्र से। याद रखिएगा, पद्मगुप्त ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नवशशांक चरित्र, और इस ग्रंथ से हमें परमार शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। नवशशांक चरित्र प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, याद रखिएगा, और नवशशांक चरित्र ग्रंथ की रचना जो है वो पद्मगुप्त ने की थी। और पद्मगुप्त जो है वो मालवा के परमार शासक मुंज, इस मुंज के दरबार में एक कवि थे। मुंज का शासनकाल 992 से 998 ईस्वी तक था। पद्मगुप्त यानी जिसने नवशशांक चरित्र की रचना की थी, उनका उपनाम परिमल है, इसे परिमल के नाम से भी जाना जाता है। और नवशशांक चरित्र महाकाव्य में परमार शासक मुंज और उसके भाई सिंधुराज के जीवन के घटनाओं का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कश्मीर, उसके बाद कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। ऑप्शन बी है मुल्तान, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, कश्मीर। ऑप्शन सी है कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा। ऑप्शन डी है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी महमूद गजनी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया, उसके बाद थानेश्वर पर आक्रमण किया, फिर कश्मीर, उसके बाद मथुरा और अंत में कन्नौज पर आक्रमण। याद रखिएगा, महमूद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण जो है वो 1001 ईस्वी में हुआ था, जो पश्चिमोत्तर भारत के राजा जयपाल के विरुद्ध था। महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण मुल्तान पर हुआ, और महमूद गजनी ने जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो उस समय मुल्तान का राजा फतेह दवैत था। उसके बाद 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति को लूट लिया गया। उसके बाद 1015 से लेकर 1021 के बीच में महमूद गजनी ने 2 बार कश्मीर को जीतने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहा। और 1018 ईस्वी में गंगा घाटी में प्रवेश करके महमूद गजनी ने मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा को लूटा, और अंत में कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को लूटा। उसके बाद महमूद गजनी वापस चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी है स्टिरॉल, ऑप्शन सी है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी है ग्लाइकोलिपिड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट के, ऑप्शन बी है जर्मेनियम डाइऑक्साइड के, ऑप्शन सी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी जनरल को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को आकर देता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी होता है, और राष्ट्रपति संविधान के मुखिया भी होते हैं। अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसी तरह से आर्टिकल 53, याद रखिए यहाँ पे 53 होगा,
आर्टिकल 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिका में जो भी काम होंगे वह काम राष्ट्रपति के नाम पर होगा। सारे शक्तियों का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। इसी प्रकार आर्टिकल 61 जो है वो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी इम्पीचमेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब संविधान के किन्हीं बातों को मानने से इनकार करते हैं या फिर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उसे पद से हटाने के लिए संसद में एक प्रक्रिया लाई जाती है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अभी तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1987, ऑप्शन सी है 30 मई 1987, ऑप्शन डी है 21 जनवरी 1972। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30 मई 1987। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पालघाट गलियारा यानी पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन ए केरल को कर्नाटक से, ऑप्शन बी तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु। पालघाट दर्रा याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर स्थित है, वेस्टर्न घाट माउंटेन पर स्थित है और यह नीलगिरी पर्वत है, उस नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। पालघाट दर्रा का सामान्यतः जो ऊंचाई है वो 75 से 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और यह दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को केरल के कोझिकोड शहर से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी भारत का वह भाग जो स्थल को स्पर्श करता है उसे भारत का स्थलीय सीमा कहा जाता है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत के समुद्री तट का कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। यानी ऐसा भाग, भारत का ऐसा भाग जो समुद्र को स्पर्श करता है उसे हम समुद्री सीमा कहते हैं और भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा समुद्री तट के इस कुल लंबाई में हम भारत के द्वीपों की सीमा को भी शामिल करते हैं, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की जो समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा की लंबाई को भी समुद्र तट की कुल लंबाई में ऐड किया गया है, तब इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत के मेन बाउंड्री लाइन की बात करें, भारत की मुख्य भूमि की बात करें, अर्थात लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री सीमा को हटा दे, माइनस कर दे, तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर होगी। और टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के वेस्ट में, भारत के पश्चिम में 5 राज्य हैं, यानी 5 राज्य पश्चिम की तरफ ऐसे हैं जो अरब सागर को स्पर्श करते हैं और वो 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और भारत के पूर्वी जो है 4 राज्य वो बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ समुद्री सीमा बनाते हैं और वो 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं और जिसमें गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम इन 9 राज्यों की बात करें तो इन 9 राज्यों में सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गोवा है और गोवा 101 किलोमीटर समुद्री सीमा को स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तुगलकानामा, ऑप्शन बी आईने अकबरी, ऑप्शन सी बाबरनामा, ऑप्शन डी तुजुके जहांगीरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुजुके जहांगीरी। याद रखिएगा तुजुके जहांगीरी में राजतरंगिणी का उल्लेख मिलता है।
याद रखिएगा, राजतरंगिणी की रचना जो है वो कलहन ने की थी और यह एक संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इसकी रचना कलहन के द्वारा 1148 से 1150 के बीच में किया गया और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजतरंगिणी में 7826 श्लोक है, कहीं पर 8000 भी मिलेंगे और इन श्लोकों को तरंगों में बांटा गया है। बताना है कि राजतरंगिणी में टोटल तरंगों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 8। राजतरंगिणी के श्लोकों को 8 तरंगों में बांटा गया है। पहले के जो 3 तरंग है यानी 1 से लेकर 3 तरंग, उन 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर छठे तरंग में यानी 4, 5, 6 तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है और अंतिम 7 और 8 तरंग में लोहार वंश के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो सवाल था, विटामिन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन ए था 100 कैलोरी, ऑप्शन बी 50 कैलोरी, ऑप्शन सी 20 कैलोरी, ऑप्शन डी 0 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 0 कैलोरी। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए थे। तो फनिंदर, अजहर, उदय, कुंदन, अनवर, कासिम, यशवंत, रवि कुमार, कविता राय, पूनम सिंह, दीपराज, आनंद, देवेंद्र महतो, शंकर बेडिया। चलिए आज भी आपसे एक सवाल पूछते हैं, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले सीरीज में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।